नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान डिजिटल संदेश न्यूज में। तारीख आज 11 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण प्रतिपदा। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान में मानसून झूम कर बरस रहे हैं। कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सवाई माधोपुर, सीकर, करौली, कोटा और अलवर जिलों में बाजारों में पानी भर गया। ऐसे में मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक नागौर, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा बटा आकाशीय बिजली और कहीं कहीं पर तेज हवा 20 से 30 kmph की संभावना है। इसके अलावा भरतपुर, कोटा, जयपुर व बीकानेर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने तथा भरतपुर संभाग में एक तो स्थान पर कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में आज से, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 12 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा 11 जुलाई को कोटा, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने व जुलाई के 12 से 13 को कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर व उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी व अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में आगामी 3 से 4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। 12 जुलाई से पश्चिम राज्य में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य सरकार की लापरवाही और आर्थिक कुप्रबंधन के चलते एक जनहितकारी योजना RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, खतरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निजी अस्पतालों को 7 महीने से भुगतान नहीं किए जाने के कारण अब निजी अस्पतालों की यूनियन राह ने 15 जुलाई से RGHS के तहत इलाज बंद करने का ऐलान कर दिया है, जो राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गंभीर संकट है। गहलोत ने बयान में कहा कि 701 निजी अस्पतालों को 980 करोड़ रुपए का बकाया है और सरकार ने इस पर कोई ठोस पहल नहीं की। वहीं हर महीने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन से RGHS के लिए कटौती जारी है, लेकिन उस पैसे से इलाज भी नहीं मिल पा रहा। इससे बड़ा प्रबंधन फेल्योर और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि RGHS योजना को उनकी सरकार ने शुरू किया था ताकि सरकारी सेवा से जुड़े लोग, उनके परिजन और पेंशनर्स बिना आर्थिक बोझ के पूरे सम्मान के साथ इलाज करवा सके। ये योजना एक सामाजिक सुरक्षा की भावना से शुरू की गई थी, लेकिन भाजपा सरकार उसे बर्बाद करने पर आमादा है। गहलोत ने राज्य सरकार से मांग की कि वो तुरंत भुगतान प्रक्रिया को दुरुस्त करे और निजी अस्पतालों का बकाया भुगतान करे, ताकि 15 जुलाई से इलाज बंद होने की नौबत न आए। गौरतलब है कि रहा राजस्थान एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स ने विज्ञापन जारी कर साफ कर दिया है कि भुगतान नहीं होने की स्थिति में वे RGHS के तहत इलाज बंद कर देंगे। इसमें इमरजेंसी केस भी शामिल है, जिससे मरीजों को सीधे सीधे जान जोखिम में डालने जैसी स्थिति आ सकती है। जैसलमेर जिले के बासनपीर गांव में रियासतकालीन वीर झुंझार रामचंद्र जी सोढ़ा और हदूद जी पालीवाल की स्मृति में बनी छतरियों के निर्माण के दौरान हुए विवाद को लेकर प्रशासन व पुलिस द्वारा 2 पक्षों से बातचीत के बाद बुधवार को सुलझाया गया था। इसके बावजूद समाज विशेष के लोगों द्वारा आज छतरी निर्माण के दौरान सैकड़ों महिलाओं व युवाओं के द्वारा पत्थरबाजी कर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें करीब 4 लोग घायल हुए हैं। इस घटना में एक पुलिसकर्मी नरपत सिन्हा को भी चोटें लगी है, जिसके बाद घायलों का उपचार चल रहा है। कई गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की गई है। हालांकि अब पुलिस ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए 20 से अधिक महिलाओं सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों को डिटेन किया है। SP सुधीर चौधरी ने बताया कि इस विवाद को लेकर बुधवार को SDM कार्यालय में दोनों पक्षों से समझाइश के बाद काम शुरू हुआ था।
लेकिन इस विवाद को देखते हुए 20 से अधिक महिलाओं को डिटेन किया है। वही एडिशनल एसपी सिटी मौके पर मौजूद है। अभी स्थितियां सामान्य बनी हुई है। किन लोगों ने उपद्रव भड़काया, उन लोगों की भी जानकारी जुटा जा रही है। साथ ही डिटेल लोगों से पूछताछ के आधार पर कुछ लोगों को पकड़ रहे हैं। लायन ऑर्डर हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। ये विवाद साल 2019 में लगातार चल रहा है। उस वक्त छतरी को तोड़ने का काम एक अध्यापक द्वारा कुछ लोगों को उकसाकर करवाया गया था, जिसके बाद इस मामले में झुंझार धरोहर बचाओ संघर्ष समिति द्वारा इस कृत्य के खिलाफ विरोध किया गया था। उस समय पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान भी पेश किया गया था। इस बीच झुंझार धरोहर बचाओ संघर्ष समिति, हिंदू संगठनों सहित आमजन ने जिले भर में आंदोलन किया गया था, जिसके बाद साल 2021 में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 2 पक्षों से बातचीत के बाद प्रशासन की मौजूदगी में काम शुरू हुआ था। लेकिन फिर 2 दिन बाद ही तनाव के माहौल के चलते प्रशासन के आग्रह पर काम रोका गया था। संघर्ष समिति के सदस्य गणपत सिंह ने आरोप लगाए हैं कि 2021 में विवाद के चलते प्रशासन पर तत्कालीन सरकार ने दबाव बनाकर काम रुकवाया था, जो कि नीति संगत नहीं था। गणपत सिंह सोढ़ा ने बताया, बासनपीर गांव में रियासतकालीन वीर झुंझार रामचंद्र जी सोढ़ा और हदूद जी पालीवाल की स्मृति में बनी छतरियां हमारे इतिहास, बलिदान और गौरव की प्रतीक थी। उन्हें 2019 में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ढहा दिया गया था। अब जब इन छतरियों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ तो वही कट्टर मानसिकता दोबारा जागी और विशेष समुदाय के लोगों ने न केवल निर्माण रोकने का दुस्साहस किया, बल्कि आम नागरिकों सहित पुलिस पर हमला कर कई लोगों को लहूलुहान कर दिया। राजस्थान यूनाइटेड एफसी के मार्तंड रैना को 1 करोड़ रुपए 3 साल के लिए आईएसएल की दिग्गज टीम ईस्ट बंगाल ने साइन किया है। मार्तंड ईस्ट बंगाल से खेलने वाले राजस्थान के पहले फुटबॉलर हैं। उन्हें 3 साल के लिए साइन किया गया है। अब राजस्थान यूनाइटेड एफसी से ट्रांसफर होकर वे अब ईस्ट बंगाल के लिए खेलेंगे। सेंट जेवियर से पढ़े मार्तंड ने आरयूएफसी से खेलते हुए अपने हुनर को फुटबॉल की दुनिया के सामने रखा है। यही वजह रही कि उन्हें इतना बड़ी धनराशि में साइन किया गया। मिडफील्ड के मास्टर्स युवा फुटबॉल आरयूएफसी के सिस्टम से परवान चढ़ी। आरयूएफसी के चेयरमैन के टाक ने मीडिया से कहा कि ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं है, बल्कि राजस्थान में फुटबॉल रेवोल्यूशन की शुरुआत है। मार्तन राजस्थान के उभरते फुटबॉलर्स के लिए एक संदेश है कि कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से आईएसएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलने का सपना भी पूरा किया जा सकता है। मार्तन के ट्रांसफर से आरयूएफसी को 30 लाख रुपए मिले हैं। आरयूएफसी के डायरेक्टर कमल सिंह सरोहा ने कहा, मार्तन का ट्रांसफर राजस्थान फुटबॉल के लिए लैंडमार्क मूवमेंट है। मैं खुद कॉलेज में मार्तन के साथ खेला हूं। एक तरह से मैंने ही मार्तंड को आरयूएफसी से जोड़ा था। उसने आरयूएफसी में रहते हुए भी अपने खेल से सबका दिल जीता है। भविष्य में फुटबॉल की दुनिया में नाम कमाए, यही दुआएं हैं। मार्तन ने कहा कि मैं बंगाल फुटबॉल के लिए नया नहीं हूं, पहले अदामास यूनाइटेड से खेल चुका हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। अपना बेस्ट दे सकूं और क्लब की जीत में अहम योगदान दे सकूं, यही ख्वाहिश है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी से पूरी प्रक्रिया की फाइल जैसी है वैसी स्थिति में पेश करने को कहा। कोर्ट ने साफ किया कि फाइल उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी सरकार या आयोग देना चाहते हैं, बल्कि पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा और अन्य की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील और ओपी सोलंकी ने तर्क रखा कि एसआई भर्ती प्रक्रिया पेपर लीक के चलते दूषित हो चुकी है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद और अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने पक्ष रखते हुए कहा कि अभी तक इस भर्ती को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में केवल निर्णय की प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने कोर्ट से याचिकाएं खारिज करने की मांग की।
चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर एन माथुर ने कहा कि जांच एजेंसी की रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि पूरी भर्ती को रद्द करने की जरूरत नहीं है। भले ही कुछ उम्मीदवारों की भूमिका संदिग्ध रही हो, लेकिन इससे पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं मानी जा सकती। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को फिर से सुनवाई तय की है। ऐसे में ये मामला फैसले की दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। अजमेर के शहर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। छात्रा ने एक युवक पर इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती करने के बाद दुष्कर्म करने और उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामगंज थाना पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत दी कि वर्ष 2019 में उसकी इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती हुई थी। युवक ने एक दिन स्कूल टाइम में उसे बाइक पर बैठाकर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। इस दौरान आरोपी ने उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींच ली। छात्रा ने बताया कि 2019 से लेकर 2023 तक आरोपी उसे फोटो दिखाकर डराता धमकाता रहा और कई बार उसके साथ जबरन संबंध बनाए। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने धमकाते हुए कहा कि वो उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। डर के कारण वो काफी समय तक चुप रही। जब हालात बिगड़ने लगे तो उसने अपने परिवार को पूरे मामले की जानकारी दी। परिवार की ओर से आरोपी को समझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने अंततः उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इसके साथ ही उसने ब्लैकमेल कर छात्रा से पैसे और पढ़ाई के लिए घर वालों ने दिलाया लैपटॉप भी उसे ले लिया। फिलहाल छात्र के परिजनों की शिकायत पर रामगंज थाना पुलिस ने अपराध संबंधी विभिन्न धाराओं में कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पीड़िता का सरकारी अस्पताल में रेप संबंधी मेडिकल भी कराया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर का दौरा करने जा रहे हैं। अमित शाह 17 जुलाई को जयपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रीय सहकार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने के मद्देनजर किया जा रहा है। राज्य सरकार और सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य राजस्थान सहित देश भर में सहकारी आंदोलन को गति देना है। केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को सहकारिता क्षेत्र से जुड़े 54 कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी है, जिनके सफल क्रियान्वयन की दिशा में ये आयोजन अहम माना जा रहा है। विशेष बात यह है कि अमित शाह सहकारिता मंत्री के रूप में पहली बार राजस्थान में इस स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन को भजनलाल शर्मा सरकार के लिए भी एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जिससे वो सहकारी क्षेत्र में अपनी प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय मंच पर रख सके। सम्मेलन में सहकारी संस्थाओं को सशक्त करने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के मॉडल प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि कैसे सहकारिता के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। आयोजन में राज्य भर से सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, किसान संगठन, स्वयं सहायता समूह और विभिन्न सहकारी बैंकों से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे। राज्य सरकार का मानना है कि सहकारी ढांचे के सशक्त होने से कृषि, दुग्ध उत्पादन, ग्रामीण बैंकिंग और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सम्मेलन में इन तमाम पहलुओं पर चर्चा और योजना की जाएगी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के कल्याण दुर्गम क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में जालोर जिले के 2 युवकों की फार्म पोंड में डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक खेत में पपीता खाने के बाद हाथ धोने के लिए पोंड की ओर गए थे। इसी दौरान पैर फिसलने से एक युवक पानी में गिर गया। दूसरा उसे बचाने के प्रयास में उतरा, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों की जान चली गई। मंगलवार शाम लगभग 4 बजे तीनों युवक खेत में पपीते खाने गए थे। पपीता खाने के बाद वे खेत में बने फार्म पॉन्ड पर हाथ धोने पहुंचे। इस दौरान भगवत सिन्हा का पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गया। उसे बचाने के लिए जालाराम भी कूद पड़ा,
लेकिन पानी गहरा होने के कारण दोनों ही डूब गए। सुरेश ने तुरंत दौड़कर आसपास के ग्रामीणों को सूचना दी, लेकिन जब तक लोग पहुंचे और शवों को बाहर निकाला गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। मृतकों की पहचान जालाराम 22, पुत्र अमराराम देवासी, निवासी सुमेरपुर खेड़ा, और भगवत सिंह सोलंकी 25, पुत्र प्रताप सिंह, निवासी देवकी गांव, तहसील आहोर, जिला जालोर के रूप में हुई है। दोनों युवक आंध्र प्रदेश में मजदूरी और व्यवसाय से जुड़े हुए थे। उनके साथ गोगावाड़ा निवासी सुरेश भी था, जो उन्हें डूबता देख मदद लाने के लिए भागा। लेकिन जब तक गांव के लोग मौके पर पहुंचे तब तक दोनों की जान जा चुकी थी। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और बुधवार को उन्हें जालोर के लिए रवाना किया गया। शव गुरुवार शाम तक जालोर पहुंचेंगे, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार भगवत सिंह पिछले 5 वर्षों से अनंतपुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर कार्यरत था। उसकी 1 वर्ष पूर्व दयालपुरा गांव में शादी हुई थी। उसकी पत्नी रेखा कंवर इस समय 6 माह की गर्भवती है। भगवत सिंह 3 बहनों का इकलौता भाई था। उसके पिता प्रताप सिंह मुंबई में कपड़ों की दुकान चलाते हैं। वही जालाराम अपने जीजा के साथ हार्डवेयर की दुकान संभाल रहा था। उसका विवाह भी 1 साल पहले ही हुआ था। वो 3 भाइयों में सबसे छोटा था, जबकि उसके माता पिता और भाई हरियाणा में पशुपालन का काम करते हैं। राजस्थान के अंबाला हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मेथनॉल केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई, क्योंकि टैंकर से मेथनॉल केमिकल का रिसाव होने लगा। इसके साथ ही टैंकर में धीरे धीरे आग भी पकड़ने लगी। ये देखते ही वहां अफरातफरी मच गई। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और सबसे पहले सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाकों को खाली कराया गया और दुकानों को बंद करवा दिया गया। वहीं हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई और इसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि ये घटना अंबाला हाईवे पर पनियाला मोड़ के पास हुई है। वहीं हाईवे पर लंबा जाम लगने के बाद वहां वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी बुलाई गई है। जानकारी के अनुसार टैंकर जैसे ही पलटा, उसमें से मेथनॉल रसायन बहने लगा और कुछ ही देर में आग की लपटें उठने लगी। हादसे के वक्त चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते टैंकर से दूर भागकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग की तेज लपटों ने टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया और दूर दूर तक आग की लपटें व धुआं दिखाई देने लगी। सूचना मिलते ही कोटपुतली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीएम ब्रिजेश चौधरी भी पहुंचे मौके पर और एहतियातन हाईवे पर यातायात को करीब 5 किलोमीटर दूर तक जाम लग गया। आसपास की दुकानों और रिहायशी इलाकों से लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन टैंकर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। लेकिन मेथनॉल केमिकल गैस का रिसाव अभी भी हो रहा है। फिलहाल ट्रैफिक को सामान्य करने में समय लगेगा। अजमेर जिले में रहने वाले 2 किसानों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर 144 करोड़ 26 लाख रुपए का लेन देन किया गया। पीड़ितों के अनुसार उनके नाम पर फर्जी अकाउंट खोले गए और बैंकों में लेन देन हुआ, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। सरवाड़ निवासी रामराज चौधरी ने बताया कि 3 अप्रैल को आयकर विभाग से नोटिस मिलने पर उसे जानकारी हुई कि उसके पैन कार्ड से धोखाधड़ी कर वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में नीतिया एप्सिम नाम से कंपनी खोली गई और कोटक महिंद्रा बैंक में खाता खोला गया। चौधरी का दावा है कि उसने न तो कोई खाता खुलवाया और न ही बैंक में कभी दस्तावेज दिए। दूसरा मामला अजमेर जिले के भिनाए निवासी ओम प्रकाश पुत्र गोपालाल गुर्जर का है। उसे 28 जनवरी 2025 को जीएसटी विभाग दिल्ली से अंग्रेजी में एक नोटिस मिला, जिसे वो समझ नहीं पाया।
इसके बाद उसे 24 फरवरी और फिर 30 मई को साइबर क्राइम बेंगलुरु से 2 और नोटिस मिले। ओम प्रकाश ने बताया कि ये सब उसके लिए पूरी तरह अनजान था। उसने 21 अप्रैल 2025 को बिज्जनगर कोर्ट में मामला दर्ज करवाया। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि दस्तावेजों के दुरुपयोग से पहले उनसे पैन और आधार कार्ड मांगे गए थे, जो एक बार स्थानीय व्यक्ति को मोटरसाइकिल लोन में मदद के लिए दिए थे। दोनों पीड़ितों ने बिज्जनगर और भिनाय थाने में शिकायतें की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक-हार कर पीड़ित अजमेर एसपी वंदिता राणा के पास पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। वही पुलिस सूत्रों के अनुसार पूरा मामला जांचाधीन है और संबंधित एजेंसियों से समन्वय कर कार्रवाई की जा रही है।